7 हिस्ट्री अध्याय 10 हमारे इतिहासकार। बच्चों, आपने वर्ग 6 की कक्षा में प्राचीन भारत से संबंधित इतिहासकारों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आज आप इस अध्याय के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास लेखन के संबंधित कुछ प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकारों के बारे में जो आपके राज्य बिहार से संबंधित रखते हैं पढ़ेंगे। इन इतिहासकारों के सर यदुनाथ सरकार एवं सैयद हसन अस्करी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अच्छा सर, आज आप इन इतिहासकारों के व्यक्तित्व एवं रचनाओं के बारे में बताएंगे। हाँ, तुमने ठीक समझा। सर यदुनाथ सरकार एक सजग एवं सुलझे हुए इतिहासकार थे। मुगलकालीन इतिहास लेखक के क्षेत्र में उनके योगदान को उनकी मौलिकता के कारण आज भी प्रासंगिक माना जाता है। इस समय विश्व स्तर पर आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी उससे सर यदुनाथ भली भांति प्रचलित थे। फलतः इन्होंने अपने इतिहास लेखन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उपलब्ध सभी स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर इतिहास के सच तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया। सर यदुनाथ सरकार का चित्र। सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया और अंततः 1923 में विभागाध्यक्ष भी बने। 1926 में अवकाश ग्रहण करने के बाद भी लगातार शोध कार्यों में लगे रहे। व्यक्तित्व। सर यदुनाथ समय के बड़े पाबंद थे एवं शोधार्थियों को भी सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते थे। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन एवं इनसे जुड़े क्रांतिकारी नेताओं के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। क्रांतिकारी गिरोह के सदस्य का इनके घर अक्सर आना जाना होता था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भी इन्हें शक की नज़र से देखती थी। प्रोफेसर सरकार कई संस्थानों के सदस्य भी रहे। इन्हें ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से डिलिट की मानक उपाधि भी मिली। इनके कलकत्ता आवास को टीबी हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया गया, लेकिन किसी वजह से अस्पताल नहीं बनने के कारण वहां तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री नूरुल हसन की पहल पर समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र खोला गया। इतिहासकार के रूप में सर यदुनाथ का जीवन इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित रहा। इन्होंने मुगल काल से संबंधित औरंगजेब, शिवाजी एवं मुगलकालीन पतन पर न केवल प्रामाणिक इतिहास लिखने का काम किया, बल्कि अधिक से अधिक मौलिक साहित्य एवं अभिलेखनीय साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया। इन्होंने किसी साक्ष्य को तब तक प्रामाणिक नहीं माना जब तक कि अन्य साक्ष्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इनकी पुष्टि नहीं हो जाती। इस कार्य के लिए सर यदुनाथ ने कई भाषाओं का अध्ययन किया। ये अपने बुढ़ापे में भी सुनियोजित ढंग से कार्य करते थे ताकि अपनी रचनाओं को अधूरा छोड़कर इस संसार से विदा न हो जाए। सौभाग्य से इन्होंने अपनी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को पूरा किया। इन्होंने इतिहास लेखन का मुख्य विषय के रूप में औरंगजेब को चुना। यद्यपि शुरू में इनका रुझान 1857 के विद्रोह पर था। कई अंग्रेज इतिहासकार फारसी स्रोतों के आधार पर हिंदू मुस्लिम इतिहास पर काफ़ी कुछ लिख चुके थे। इस तरह सर यदुनाथ ने अध्ययन का विषय नया नहीं था, लेकिन उनके अध्ययन की पद्धति तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकारों से अधिक विकसित थी।
इन्होंने औरंगजेब का इतिहास 5 खंडों में लिखा और लिखने के में करीब 25 वर्षों का समय इन्हें लगा। औरंगजेब पर लिखने के बाद सर यदुनाथ ने इरविन के अधूरे कार्यों को पूरा किया। यह पुस्तक लेटर मुगल्स के नाम से छपी। 1739 तक का इतिहास वर्णित है। इनकी एक अन्य पुस्तक फॉलो ऑफ द मुगल एम्पायर है। इस पुस्तक को लिखने के बाद अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने सरदेसाई को पत्र लिखा, मैंने इस पुस्तक को रोशनाई से नहीं अपने हृदय के खून से लिखा है। ऐसा कहकर मैं अपने उस व्यक्तिगत दुख और चिंता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो मेरे जीवन की गोधूली बेला में मंडरा रही है, और न ही इस प्रचंड गर्मी में पुस्तक के लेखन में हुए घोर परिश्रम और सूक्ष्म अध्ययन के बारे में लिख रहा हूँ। राजाओं की हीन बुद्धि और चरित्रहीनता, सेना अध्यक्षों की कायरता और उनके वजीरों के स्वार्थ तथा विश्वासघात की कहानी भारत के हर सच्चे सपूत के मस्तक को शर्म से झुका देती है। फिर भी खुश हूँ कि मेरा काम पूरा हुआ और मैं पुनः आज़ाद हूँ। इस मुगल कालीन इतिहास के 2 प्रमुख रचनाएं शिवाजी एंड हिज टाइम्स एवं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इन पुस्तकों के माध्यम से सर यदुनाथ ने तत्कालीन प्रशासन एवं शिवाजी के नेतृत्व क्षमता का विशद विवेचन किया। इन्होंने द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक की पुस्तक के माध्यम से भारतीय युद्ध पद्धति, सेनाओं के रख रखाव पर होने वाले व्यय का बड़े सूक्ष्म अध्ययन किया। सर यदुनाथ ने मुगल काल के अतिरिक्त चैतन्य हिज पिलग्रिमेज एंड टीचिंग, चैतन्य लाइफ एंड टीचिंग, इंडिया यू द एसेज सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखित अध्यायों के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास के पहलुओं को उजागर करने की सफल प्रयास किया। सर यदुनाथ इन कृतियों का महत्व फारसी एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध मौलिक स्रोतों पर आधारित होने के कारण इन्होंने कई मूल फारसी स्रोतों का हिंदी में अनुवाद किया। सर यदुनाथ की अंतिम कृति अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर में इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था, जिन्हें अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास पर नाज था। सर यदुनाथ ने राजमहल के पोथी खाने में उपलब्ध स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर जयपुर का इतिहास लिखा। इसे राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से प्रकाशित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक स्रोतों से तुलनात्मक अध्ययन को अपने इतिहास लेखन का आधार बनाने के कारण ही सर यदुनाथ को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास का लेखन का जनक भी कहा जाता है। यदुनाथ को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पहल आलोचनात्मक इतिहास लेखन का भी कार्य किया। इन्होंने इतिहास लेखन में समकालीन एवं प्रामाणिक स्रोतों को ही आधार बनाया। इनका सिद्धांत था कि बिना दस्तावेज के इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। सर यदुनाथ सरकार इतिहास लेखन के लिए भूगोल की भी जानकारी अवश्य मानते थे। इनका मानना था कि इतिहास लेखन में विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठा नहीं आ सकती। फिर भी इतिहासकार को वैज्ञानिक नियमों की तरह विचारों में निष्पक्षता बरतनी चाहिए। इन्होंने सदैव इस तरह की निष्पक्षता का पालन किया और दूसरों को निष्पक्ष लेखन का उपदेश देते रहे। सर यदुनाथ इतिहासकारों की उस पीढ़ी से संबंधित है जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्यक्तियों की निर्णायक भूमिका और शासन वर्ग के आचरण को ही मुख्य कारक मानते थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने लेखन में
आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को अपने शोध का आधार नहीं बनाया। सर यदुनाथ के विचारों एवं उनके द्वारा किए गए विश्लेषण का पुनः विवेचन इतिहासकारों के द्वारा किया जा रहा था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मूल स्रोतों के अध्ययन और इतिहास लेखन के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास के बौद्धिक जगत को परिचित कराने के काम में सर यदुनाथ का महत्वपूर्ण योगदान हर समय याद किया जाएगा। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी 1901 से 1990। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी अत्यंत सरल स्वभाव का महान विद्वान थे। इनकी सादगी, सहजता एवं सहृदयता ने इन्हें अपने जीवन में ही अनेक कथा कहानियों का पात्र बना दिया। इनके जीवन की जुड़ी घटनाएं, अध्ययन एवं शोध के प्रति इनका समर्पण ही इन्हें महान साबित करने के लिए काफ़ी है। अस्करी साहब कभी किसी पद, प्रतिष्ठा एवं नाम के पीछे नहीं भागे। ये सदैव धुनी गवेषक की तरह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अभिलेख और पांडुलिपियों की खोज में लगे रहे तथा नई सामग्रियों को अपनी विवेचना के साथ प्रकाश में लाते रहे। अस्करी साहब का चित्र। सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान जिले के एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इन्होंने लंगट कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर एवं कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अपने पेशे का प्रारंभ वकालत से किया, लेकिन इनका मन यहाँ नहीं लगा और इन्होंने पटना कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में योगदान दिया। 1956 ईस्वी में अवकाश प्राप्त करने के बाद भी ये 1974 ईस्वी तक पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। शोधकर्ताओं में रुचि का आरंभ। पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबिमल चंद्र सरकार ने एक दिन अस्करी साहब को अपने आवास पर बुलाया और काली किंकर दत्त, जो आगे चलकर महान इतिहासकार बने, जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, नामक नौजवान से परिचित कराया। कालिंकर दत्त सुबिमल चंद्र सरकार के साथ पीएचडी करने आए थे। डॉक्टर सरकार ने अस्करी साहब से कहा कि कलकत्ता से आए इस शोधार्थी को खुदाबख्श लाइब्रेरी की फारसी पांडुलिपियों को पढ़ने में मदद करें। मदद पहुंचाने के क्रम में पुरानी पांडुलिपियों में जो उनकी रुचि जगी वह जीवन भर बनी रही। अस्करी साहब कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े। इन्होंने शोध सामग्री इकट्ठा करने के लिए सुदूर देहातों की भी यात्रा की। फारसी पांडुलिपियों के जानकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्होंने लेखन कार्य प्रायः अंग्रेजी में किया, कुछ रचनाएं उर्दू में भी है। अस्करी साहब ने निरंतर इतिहास विषय कार्य करते हुए लगभग 150 मानक शोध पत्र प्रस्तुत किए। अस्करी साहब ने कभी अर्थोपार्जन के लिए शोध कार्य नहीं किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करना उनकी आदत सी बन गई थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए वे स्वयं स्रोत की तरह थे। पटना के मध्यकालीन बिहार में संबंधित किसी गली, कुएं, मंदिर, मस्जिद का प्रामाणिक जानकारी वे सहज ही प्रदान करते थे। शोध कार्य समकालीन स्रोतों के आधार पर लिखी गई सामग्रियों की नई, तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति जब किसी शोधार्थी द्वारा की जाती तो उसे विषय से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है।
डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन समिति के सदस्य भी रहे। अस्करी साहब कई पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे, जो प्रोफेसर अस्करी को इनके कार्यों के बदले अंग्रेजी सरकार ने भी सम्मानित करते हुए खान साहब की पदवी प्रदान की। इन्हें मगध एवं पटना विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि प्रदान की। इन्हें पटना के नागरिकों ने सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत रत्न सरकार ने पद्म श्री प्रदान किया। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भी इन्हें वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष इतिहास लिखने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। इन्हें भारत के तीन राष्ट्रपति से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। अस्करी साहब का इतिहासकार के रूप में योगदान नए स्रोतों की खोज और उन्हें विद्वान से परिचित कराना था। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू भाषा में 200 से अधिक लेख लिखे, विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद संकलित कर अंग्रेजी में 5 खंडों में और उर्दू में 1 खंड में खुदा बख्श लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित कराया गया। एक संकलन उर्दू भाषा के बिहार उर्दू अकादमी ने भी प्रकाशित किया। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य पुस्तकों का भी संपादन किया। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में इनके साथ सह संपादक प्रोफेसर क़यामुद्दीन अहमद थे। इसमें इकबाल नामा और शाहनामा मुनव्वर कलान शामिल है। दोनों फारसी रचनाओं पर आधारित है। अस्करी साहब परंपरागत इतिहास लेखन शैलियों से प्रेरित थे, अतः उन्होंने मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास की ही चर्चा की है। आर्थिक इतिहास में उनकी रुचि कम थी। उन्होंने मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास तुर्क शासनकाल से मुगल साम्राज्य के पतन तक अपने लेख लिखे। बिहार के सूफी संत विशेषकर फिरदौसी संतों पर विस्तृत शोध किया। अमीर खुसरो की अनेक रचनाओं की उन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या की है। मध्यकालीन भारत में सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं पर उन्होंने जानकारी प्रदान की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य काल में की आदत तौर तरीकों से उन्होंने एक रोचक लेख लिखा है। इस तरह शासक वर्ग से लेखक सूफी संतों और आम आदमी तक के जीवन पर उन्होंने गंभीर अध्ययन किया और उनकी जानकारी अपने पाठकों में दी। अनेक स्रोतों, पांडुलिपियों और पुरानी रचनाओं की खोज उसका गहन अध्ययन करने पर लेख लिखकर अस्करी साहब ने इतिहास लेखन और इतिहास की समझदारी को समृद्ध बनाया। इससे भी महत्वपूर्ण योगदान उनका यह रहा कि उन्होंने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के प्रति पूरी ईमानदारी बरती। उन्होंने स्रोतों में उपलब्ध सूचनाओं को इतिहास के छात्रों और शोधकर्ताओं के समक्ष रखकर उन्हें शोध और अध्ययन के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्हें इसके लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई। फारसी भाषा के स्रोतों, अभिलेखों और फरमानों के अध्ययन और विश्लेषण में अस्करी साहब की दक्षता अद्वितीय थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अपने ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं था। वे अत्यंत सरल व्यक्ति और हर छात्र को शोधकर्ता की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तत्पर थे। मानवता के प्रतीक प्रोफेसर अस्करी एक महान इतिहासकार होने के साथ साथ मानवता के सच्चे प्रेमी भी थे। इन्होंने अपने निधन के पूर्व अपने बच्चों से उनकी मृत्यु के बाद होने वाले रीति रिवाजों पर खर्च करने की मनाही की। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी कहा कि अगर यह मंजूर न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार 40वें के दिन गरीबों को खाना खिला देना और यदि हो सके तो किसी अनाथ बच्चे को पढ़ने का खर्च संभालने या किसी विधवा की शादी पर खर्च करे। भीख मांगने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, विकलांग बच्चे हो, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अस्करी जितने बड़े इतिहासकार थे उतने ही बड़े सरल स्वभाव के मानवता के प्रेमी भी थे।